अगर आप कहानी का पहला और दूसरा भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और साथ ही इस कहानी के सीज़न 1 को देखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सानवी थक हार कर एक जगह जहाँ कुछ औरतें बैठी थी उनके पास आकर बैठते हुए बोली, काकी आप सब मुझे जानते हो क्या? यहाँ कोई मुझसे कुछ पूछ ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी को मैं दिखाई ही नहीं दे रही हूँ। एक औरत उसे देखते हुए बोली, आप डॉक्टर साहब की पत्नी हैं, हम सब जानते हैं आपको और यहाँ सब आपको जानते हैं। सानवी बोली, लेकिन मैं तो यहाँ पर पहली बार आई हूँ, तो आप मुझे कैसे जानते हो? वो औरत उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, डॉक्टर साहब ने फोटो दिखाई थी हम सबको, सच में आप दोनों की जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे। डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छे इंसान हैं, हर घर में अगर ऐसा बेटा हो तो हमें यहाँ वहाँ भटकना ही ना पड़े। बोलते हुए उनके आंखों में आंसू आ गया। सानवी जल्दी से उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, काकी क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? और आप उनके लिए दुखी क्यों हो रही हैं जिन्हें आपकी कोई कद्र ही नहीं है? अब अगस्त के साथ जब भी मैं यहाँ रहूँगी आप सबसे मिलने ज़रूर आऊँगी। अगस्त पीछे से आकर उसके बगल में बैठते हुए, क्या हो रहा है यहाँ पर? सानवी बोली, तुमने पहले मुझे यहाँ के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? देखा काकी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बीबी के बारे में, अब आप खुद देख लो कितना परेशान करती है मुझे, जब देखो तब बस शिकायतें शुरू। लोगों को कहते सुना था शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं, और यहाँ तो और आप सब बोल रहे थे कि कितनी प्यारी है। काकी दोनों के सर पर हाथ रखते हुए, ऐसे ही रहना आप दोनों। सानवी बोली, बिल्कुल, मैं आपके डॉक्टर साहब को इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर ये मुझसे दूर जाना भी चाहेंगे तो भी नहीं। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, दोनों को अब दोनों काफ़ी थक गए थे। घर से भी फ़ोन आ रहा था तो फिर सबको बाय और जल्दी मिलने को बोलकर घर के लिए निकल गए। अगस्त गाड़ी चला रहा था, सानवी उसके कंधे पर सर रखकर बैठते हुए बोली, लव यू। अगस्त वैसे ही उसके सर पर किस करते हुए, लव यू टू। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचे तो अनामिका ने जल्दी से दोनों को तैयार होकर आने को बोल दिया। अभी मेहमान नहीं आए थे तो दोनों अपने रूम में चले गए। बेड पर दोनों के लिए कपड़े रखे हुए थे। सानवी बोली, इसमें क्या है? अगस्त से बोला, खोल कर देख लो, बोलते हुए बाथरूम में चला गया। सानवी ने खोल कर देखा तो एक ब्लू ऑरेंज में सुंदर सी बनारसी साड़ी थी, लेकिन सुबह से थकने के बाद इसे कैरी करना अपने आप में एक चैलेंज था। लेकिन अनामिका ने इतना प्यार से दिया है तो उनका दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी, और इतने सारे लोग आने वाले थे, इसलिए खुद को रिलैक्स किया और निकाल कर देखने लगी। 10 मिनट बाद अगस्त से बाहर आया तो उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। अगस्त से बोला, क्या हुआ? सानवी बोली, कुछ नहीं, तुम चेंज करो, मैं शावर लेकर आती हूँ। अगस्त से बोला, लेकिन यार इस समय शावर, सानवी बीमार हो जाओगी, और अगर नहीं लिया तो उससे भी ज़्यादा बीमार हो जाऊंगी, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, बस बोलते हुए अंदर चली गई। अगस्त ने कपड़े पहने और किसी का फ़ोन आया तो बाहर निकल गया। कुछ देर बाद सानवी बाहर आई, तैयार हुई, साड़ी से मिलता जुलता। आज पहली बार उसने मैचिंग ज्वेलरी पहना और आंखों में काजल, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, ऑरेंज लिपस्टिक के बाद खुद को शीशे में देखा तो गिरते गिरते बची, क्योंकि अब उसे खुद को पहचानना मुश्किल हो रहा था। अगस्त ने दरवाजे से उसे गिरते देखा तो जल्दी से आकर पकड़ते हुए बोला, गिरना तो मुझे चाहिए और यहाँ तुम खुद गिर रही हो। नॉट बैड सानवी शर्मा, आज लग रहा है हकीकत में मेरा बर्थडे है। वैसे इतनी मेहरबानी का कारण? सानवी ने अब उसे देखा, फिर जल्दी से इधर उधर देखते हुए बोली, वो तो मैं बस चेक कर रही थी कि। अगस्त उसके चेहरे को हाथ में लेते हुए बोला, हमेशा की तरह बिल्कुल प्योर। बोलते हुए उसके सर पर अपना होठ रखकर चूम लिया। दरवाजे से अगर आप लोगों का रोमांस खत्म हो चुका है तो क्या आप लोग नीचे चल सकते हैं? बाकी लोग भी आप लोगों से मिलने कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। सानवी ने दूर होना चाहा, लेकिन उसने कमर से पकड़ते हुए बोला, भाभी आप दोनों भी ना गलत टाइम पर एंट्री क्यों मारते हो? एक तो शादी के बाद आज पहली बार मैं अपनी बीवी को ऐसे देख रहा हूँ, ऊपर से आप लोग भी। ऋचा शिवानी और श्रेया को साइड करते हुए, क्या भाभी आप भी? अरे चेहरे का नूर तो देखिए कलेक्टर साहिबा के। वाह भाई सानवी, सच में यार, मतलब अगस्त तो गया आज। वैसे अगस्त, सच में आज तुम्हारी सारी तपस्या पूरी हो गई। अगस्त भी बिना पलके झपकाए सानवी को ही देखे जा रहा था और बाकी सब लोग दोनों को परेशान कर रहे थे।
सानवी ने अब अगत्स के पैर में मारा तो उसने उसे छोड़ दिया। सानवी, ओ मैं मम्मी पापा से मिल लेती हूँ बोलकर बिना किसी का कुछ सुने बाहर निकल गई। ऋचा अगत्स के कंधे पर हाथ रखते हुए, सुबह का कोटा पूरा हुआ, लड़की शर्मा गई भाई। अगत्स बोला, लेकिन कुछ भी, आज लग रहा है मैं सच में शादीशुदा हूँ। श्रेया बोली, क्यों, इससे पहले आपको क्यों नहीं लग रहा था? अगत्स बोला, भाभी आपकी जो प्यारी सी ननद है ना, उसे अगर मैं कभी तैयार होने को बोल भी दूंगा तो मैक्सिमम साड़ी पहन कर बोलेगी हो गया, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा। और सच में उसी में कहर लगती है, और आज तो जहर लग रही है। लेकिन आप लोगों ने इतना जल्दी आकर सब खराब कर दिया। शिवानी बोली, बस बस भाई नीचे चलिए, रात भर निहार लीजिएगा अपनी जहर को, लेकिन हिसाब से नशा कीजिएगा। सानवी नीचे आई और जल्दी से आदर्श के पास आकर उनके सीने से लगते हुए बोली, आई मिस यू पापा, आप एक दिन पहले नहीं आ सकते थे, मुझे आपसे कितनी सारी बातें करनी थी। आदर्श उसके सर पर हाथ रखते हुए, बेटी के घर ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं। सानवी उन्हें देखते हुए, आपकी बेटी ने आपके और अपने पूरी फैमिली के रहने के लिए पूरा होटल बनवाया है और आपको घर की पड़ी है। आदर्श बोले, मुझे पता है, इसलिए तो सबको लेकर आ गया। सानवी ने देखा पूरा हाल भरा हुआ था। नेहा, शीतल, अनामिका के साथ किचन में बिजी थी और श्रेयांश, अनुभव, समर बात कर रहे थे। सगुन, युग, नीति रिवान के साथ खेल रही थी। रजत, कुणाल मेहमानों में बिजी थे। सानवी की नज़र अब कुछ दूर पर खड़े अधिराज पर गई जो अरुणिमा से बात कर रहे थे। सानवी ने अब आदर्श को देखा तो वो पलके झपकाते हुए बोले, सब सही है। 1 घंटे बाद अगत्स ने केक कट किया और सबको केक खिलाने और सबकी बेस्ट विशेष लेने के कुछ देर बाद चारों तरफ देखते हुए सानवी को ढूंढने लगा। अभी तो उसके साथ थी, अभी कहाँ चली गई? ये लड़की भी ना, बोला था साथ रहने के लिए, लेकिन नहीं, जब देखो तब उसे परेशान करना होता है। कुणाल उसे परेशान देखा तो कुछ सोचते हुए बोला, क्या हुआ भाई, यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे हो यार, एंजॉय करो, आज तुम्हारा दिन है। बोल वेटर को बुलाते हुए बोला, चलो आज इसी खुशी में एक ड्रिंक। अगत से उसे घूरते हुए, तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा खराब नहीं हो गया है? और सानवी कहाँ है? कुणाल एक गिलास उठाते हुए, वैसे मेरा दिमाग तो फिलहाल ठीक है, लेकिन फिलहाल में तुम्हारा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी बीबी तुम्हें पता होना चाहिए, हमें क्या पता कि तुम्हारी बीबी कहाँ है भाई। जीवा उसके पास आते हुए हाथ आगे करते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे सर। अगत से थैंक यू बोलकर अब बिना उसकी तरफ ध्यान दिए आगे बढ़ गया। कुणाल ने जीवा को अगत को देखते देखा तो 2 सेकंड उसे देखने के बाद बोला, मिस दीक्षित इतना ध्यान से मत देखिए, वरना कलेक्टर साहिबा को पता चलेगा तो बिना मुहूर्त के ही फायर हो जाएंगी। जीवा झेपते हुए बोली, नहीं वो तो मैं बस। कुणाल, इसलिए बोल रहा हूँ, आप किसी और को देखिए, इतने सारे लोग आए हैं देखने दिखाने के लिए। डॉक्टर कश्यप कितने स्मार्ट लग रहे हैं, उनको भी देख सकती हैं। मैं तो आपको समय से पहले बस बताकर आगाह करना चाहता हूँ। ऋचा आकर रिवान को कुणाल को देते हुए बोली, कुणाल पकड़ो अपने बेटे को, कब से परेशान करके रखा हुआ है। कुणाल बोला, मतलब ये बस मेरा बेटा है। ऋचा स्माइल करते हुए, बिल्कुल, हरकतें तो 90% तुम्हारी ही है, इसमें तो तुम्हारा ही हुआ ना। और ग्लास उसके हाथ से लेते हुए, तुम ड्रिंक कर रहे हो? कुणाल बोला, वो तो मैं बस। ऋचा बोली, ये बस है, वही मैं सोच रही थी कि तुम कहाँ गायब हो। जीवा ने दोनों को बिजी देखा तो वहाँ से निकल गई, लेकिन अब उसे और कुछ और फीमेल स्टाफ जो आज अगस्त के बर्थडे में आई थी, सबको सानवी से जलन हो रही थी। अगर वो अगस्त के लाइफ में नहीं होती तो क्या पता आज वो उसकी जगह हो सकती थी, या फिर होने के चांसेस थे। समर एक साइड खड़ा सामने देख रहा था। निहारिका से उसका रिश्ता ज़्यादा बेहतर तो नहीं, लेकिन अब पहले से बेहतर हो चुका था। समर के पास अब निहारिका को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था, इसलिए उसने निहारिका को एक्सेप्ट तो कर लिया था। लेकिन आज सानवी को ऐसे देखकर दिल में फिर से वही दबी हुई फीलिंग दिमाग पर हावी होने लगी। क्या पता उस दिन वो उसकी होती तो आज सब कुछ और ही होता। अगस्त ने इधर उधर देखा तो सानवी आदर्श के साथ खड़ी उनसे कुछ बात कर रही थी, तो अगस्त भी उसके पास आते हुए बोला, कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ मैंने बोला था ना ऐसे मत गायब हुआ करो, अच्छा नहीं लगता मुझे, और आज तो तुम्हें बस मेरे आसपास होना चाहिए। आदर्श बोले, सानू मैं अधिराज से मिल लेता हूँ बोलकर अब वहाँ से अधिराज के पास चले गए। अगस्त से उसकी तरफ झुकते हुए, कोई नहीं है और पापा को भी पता है, उनके बेटी को आज उनके दामाद के साथ होना चाहिए। यार दुश्मन एक हो गए और मेरी बीबी गायब हो रही है, दिस इज़ नॉट फेयर। और अभी तक तुमने मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट भी नहीं दिया। सानवी अब उसे देखते हुए, क्या चाहिए?
अगत्य उसे वैसे ही देखते हुए कुछ सोचकर बोलने को हुआ कि कुणाल पीछे से बोला, ऐसे मत देखो, नज़र लग जाएगी मेरी बहन को। अगत्य उसे घूरते हुए बोला, मेरी है, मैं देखूं नज़र लगाऊं या फिर प्यार करूं? यार तू जाना यहाँ से, जब देखो तब आ जाता है भाईगिरी लेकर। इतने सारे लोग हैं, कोई नहीं मिलता है तुम्हें पकाने के लिए, और तू अभी बच्चा संभालना। बोलते हुए सानवी को वहाँ से लेकर दूसरी तरफ चला गया। ऋचा उसके पास आते हुए, कुणाल क्यों परेशान कर रहे हो? कुणाल बोला, क्योंकि तुम तो परेशान करने देती हो नहीं तो किसी को तो। ऋचा ने उसे घूर कर देखा तो कुणाल हंसते हुए बोला, मजाक मजाक कर रहा था यार, तुम भी क्या सीरियस हो जाती हो? अगत्य अब उसे एक जगह से लेकर आते हुए एक नज़र अगल बगल देखकर थोड़ा सा झुकते हुए बोला, आज इस स्पेशल डे पर आपको सबके सामने मुझे आई लव यू बोलना है मिसेज रावत, और ये मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। सानवी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो अभी बोल देती हूँ। अगत्य बोला, आगे भी तो सुन लीजिए मिसेज रावत। सानवी ने उसकी तरफ देखा तो स्माइल करते हुए बोला, विथ किस बोलकर अपने होठों पर इशारा किया। सानवी बोली, अगत्य मजाक नहीं। अगत्य बोला, अब जो है सो है, अगर तुम्हें नहीं देना है तो बता दो। रजत सानवी अगत्य को देखते हुए बोला, ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर? नेहा बोली, रोमांटिक बातें तुमसे तो होती नहीं है, तो जो कर रहा है उसे ही कर लेने दो, वैसे भी आज इतना स्पेशल डे है, और एक तुम बोरिंग इंसान। रजत बोला, अच्छा तो मैं रोमांटिक बातें नहीं करता हूँ? नेहा बोली, सपनों में। घर चलो फिर बोलना, नीति को संभालो, बोल उसे देकर नेहा वहाँ से चली गई। रजत कुणाल के पास आते हुए, यार ये अगत्य ने हम दोनों का कुछ ज़्यादा मजाक नहीं बनवा दिया? अपने अभी हनीमून एंजॉय कर रहा है और हम दोनों बच्चे घुमा रहे हैं, और अब हमारी बीबियाँ भी हमें बोरिंग समझ रही हैं। कुणाल बोला, वही तो, कुछ करना पड़ेगा तभी समझ आएगा कि हम बोरिंग बिल्कुल नहीं हैं। 10 मिनट बाद सामने स्टेज पर लाइट ऑफ हो गई। सामने स्टेज से आवाज़ आई, हेलो एवरीवन, आज हमारे डॉक्टर साहब यानी कि मिस्टर अगत्य रावत का बर्थडे है, और आज इस स्पेशल डे पर कुछ स्पेशल होना तो बनता है। अगत्य सामने देखने लगा। एक फ्लैश लाइट बीच में पड़ी जहाँ निहारिका खड़ी थी माइक पकड़े। अगत्य उसे देख रहा था और सोच रहा था वो वहाँ क्या कर रही है। निहारिका बोली, हम सब ने आज तक बस सुना है अगत्य भाई और सानवी मैम के बारे में, तो आप दोनों आज इस स्पेशल डे पर कुछ स्पेशल करके दिखा दो, जिसे यहाँ पर लोगों को पता चले कि आप एक परफेक्ट कपल हो, हम जैसे लोगों के रोल मॉडल। अगत्य बोला, तो फिर अब तो अनाउंस भी हो गया है, अब क्या कहना है? सानवी बोली, प्लीज़। अगत्य बोला, बिल्कुल नहीं, अब तो जो बोला है वो करना पड़ेगा, वरना मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, और मैंने तो दुनिया के सामने आई लव यू बोला था, तो अब तुम्हारी बारी। सानवी कुछ सोचते हुए, ओके, लेकिन ये सिर्फ आई लव यू ही नहीं होगा, बोलते हुए स्टेज पर चली गई। कुणाल, रजत अगत्य के अगल बगल खड़े होते हुए, भाई अब क्या होने वाला है जो चेहरे पर इतनी भयानक स्माइल लेकर घूम रहे हो? क्या हमारा घर जलाना चाहते हो? अगत्य दोनों को देखते हुए फिर सामने देखकर बोला, अभी भी वक्त है, बचा लो अपना घर, क्या पता मेरी बीबी के कांड के बाद वो भी ना बचे। सानवी निहारिका के पास आकर उसके कान में कुछ बोलकर एक नज़र सबको देखा। जहाँ कुछ लोग उसे देख रहे थे तो कुछ लोग खाने पीने में बिजी थे। सानवी बोली, हे महादेव प्लीज़ हेल्प, और सामने देखते हुए बोली, हेलो एवरीवन, मैं आप सबको बोर नहीं करूँगी, बस 2 मिनट लूँगी क्योंकि किसी की फरमाइश है, और बर्थडे बॉय को मैंने प्रॉमिस किया था कि आज उनकी सारी विश पूरी होगी, और अब आप सबकी भी जिज्ञासा है तो मैं सबसे पहले, जैसे सभी के पहले हीरो उसके पापा होते हैं, वैसे ही मेरे हीरो, मेरे सपोर्टर, मेरी दुनिया जो आज इतनी रंगीन है, उसमें इतने सारे रंग हैं, उसके कारण मेरे पापा हैं, और मैं उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, उनसे मेरी दुनिया की शुरुआत है। आई लव यू पापा। सॉरी मम्मी, लेकिन मैं आपसे पापा से थोड़ा कम प्यार करती हूँ। शीतल ने उसे देखा तो आदर्श उनके कंधे पर हाथ रखकर अपने पास खींचते हुए बोले, कोई नहीं, उसके हिस्से का प्यार भी मैं आपको कर लूँगा। सानवी आगे, लेकिन मुझे पता है मेरे हिस्से का प्यार आपको पापा कर लेंगे, सो डोंट वरी। शीतल ने उसे घूरा तो कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी। शीतल ने पलके झपका दिया। सानवी बोली, तो मेरे पहले हीरो मेरे पापा, जिससे आप सब मिल लिए, और अब बारी है दूसरे हीरो की, और जिसके लाइफ में ये 2 हीरो होते हैं ना, उसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। और मेरा दूसरा हीरो, जिसने मुझे लोगों पर विश्वास, प्यार पर विश्वास करना सिखाया, मेरी छोटी छोटी गलतियों को, मेरी नादानियों को एक झटके में भूल कर मेरे पर इतना सारा प्यार लुटाया,
मेरे 1000 बार ना के बावजूद हाँ तक मेरा इंतज़ार किया। मुझे खुद के साथ रंगने वाला, मेरा हाथ पकड़कर पूरी उम्र चलने का वादा करने वाला, दुनिया के सामने मेरी ढाल बनने वाला, मेरे लाइफ का दूसरा हीरो अगस्त्य रावत। मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। आप मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। आपसे प्यार होने के बाद फिर कभी कोई जचा ही नहीं। भले मैं दूर थी तुमसे, लेकिन तुमसे प्यार के बाद फिर कभी कोई नहीं जचा। जब भी मैंने आंखें बंद किया सिर्फ तुम्हें ही पाया। अगस्त्य रावत, आई लव यू। सानवी शर्मा आपसे अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करती है। सब लोग उसे ही देख रहे थे और अगस्त्य सानवी एक दूसरे को। आदर्श की आंखें थोड़ी नम हो गई और बाकी सबकी भी, जो लोग दोनों के साथ शुरुआत से थे। शीतल बोली, आज आपकी बेटी खुश है। फिर भी आदर्श हंसते हुए बोले, ये तो खुशी के आंसू हैं। 2 मिनट बाद पीछे से म्यूजिक के साथ पूरा स्टेज रंग बिरंगी रोशनी में फैल गया। सानवी अगस्त्य को देखते हुए, हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, गाते हुए उसके पास आ गई तो पूरा हाल हुटिंग और सीटियों से गूंज गया। रजत ने कुणाल को देखा तो उसने सर हाँ में हिला दिया कि बंदा पक्का अब हमारा घर चला कर रहेगा। सानवी फिर गाने लगी, हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। बोलते हुए खुद को छोड़ दिया तो जल्दी से अगस्त्य ने उसे पकड़ लिया और आगे का लिरिक्स गाने लगा। जब तेरे ख्यालों में गुमसुम हो जाते हैं, कोई नाम मेरा पूछे तेरा नाम बताते हैं। गाना चलते चलते लाइट ऑफ हो गई तो सानवी ने उसे किस कर लिया और दूर हो गई। तब तक तालियों और लाइट से पूरा हाल उजाला हो गया। अगस्त्य अभी भी शौक में था, क्या चालू लड़की है। 5 मिनट बाद अधिराज सामने से माइक पकड़े, हेलो एवरीवन, मुझे भी कुछ कहना है। अब अगस्त्य, सानवी, बाकी सब लोग उधर देखने लगे। अधिराज बोले, आज के इस स्पेशल मौके पर मैं अधिराज रावत अपने बेटे और बहू अगस्त्य और सानवी रावत से पूरे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जो भी मैंने इन्हें दूर करने के लिए किया, सब चीज़ों के लिए। आई एम सॉरी बेटा, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। अगस्त्य सामने देख रहा था, उसके हाथ काँप रहे थे। सानवी ने उसका हाथ पकड़ते हुए, प्लीज़ माफ़ कर दो, अब और सज़ा देना गलत होगा, प्लीज़ मेरे खातिर। अगस्त्य ने उसे देखा तो उसने उसे जाने का इशारा किया। अगस्त्य अब ऊपर बिना कुछ बोले बस अधिराज के गले जाकर लग गया। आदर्श सानवी के सर पर हाथ रखते हुए बोले, आई एम प्राउड ऑफ यू। सानवी भी उनके सीने से लग गई। रात को पार्टी के बाद सब लोग साथ में डिनर कर रहे थे। अगस्त्य ने धीरे से सानवी का हाथ पकड़ लिया और उसे जल्दी चलने का इशारा करने लगा। सानवी इतने लोगों के बीच में उससे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। सब लोग आपस में कुछ न कुछ बोले जा रहे थे। अरुणिमा ने दोनों को एक दूसरे से इशारा करते देखा तो खाना खाते हुए बोली, सानवी अगस्त्य को देखने में बिजी थी, इसलिए उनकी बातों का कुछ खास ध्यान नहीं दिया। अरुणिमा ने सबको देखा, फिर थोड़ा तेज आवाज में बोली, सानवी, जी 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 बुआ जी, कोई काम है? अरुणिमा स्माइल करते हुए बोली, वो पानी का जग। सानवी ने उसके तरफ पानी का जग बढ़ाते हुए अब आराम से बैठ गई। कुछ देर बाद अधिराज ने काफ़ी रोका, लेकिन आदर्श फिर आने को बोलकर सबसे मिलकर सानवी को अपना और अगस्त्य का ध्यान रखने को बोल शीतल, श्रेयांश, श्रेया शगुन के साथ निकल गए। उनके बाद कुणाल, ऋचा और बाकी सब लोग भी बारी बारी से सबसे मिलकर अपने घर चले गए। समर निहारिका के साथ अंदर चला गया और उसके बाद बाकी सब लोग भी। अनामिका बोली, अगस्त्य जाओ, तुम दोनों सुबह से दौड़ रहे हो, थक गए होगे। अगस्त्य बोला, जी मॉम, बोलकर सानवी का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो, अब कब से परेशान करके रखा हुआ है। शिवानी बोली, लेकिन माँ, आपने सानवी से तो पूछा ही नहीं कि वो थकी है कि नहीं। अभी वो हमारे साथ कुछ देर तो बैठ ही सकती है, क्यों सानवी? सानवी के बोलने से पहले ही अगस्त्य बोला, भाभी, क्या है, आप भी जाइए, आराम कीजिए, वरना डार्क सर्कल पड़ जाएंगे, सुबह से थक गई होंगी। और सानवी से आप सुबह बात कर लीजिएगा। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट एवरीवन। बोल बिना किसी की कोई बात सुने सानवी को लेकर वहाँ से चला गया। अनुभव शिवानी की तरफ झुकते हुए, अब हमें भी चलना चाहिए, वरना क्या पता सच में कहीं डार्क सर्कल न पड़ जाए। शिवानी बोली, वेरी फनी। अनुभव ने दांत दिखा दिया। अगस्त्य रूम में आकर जल्दी से दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, आधी रात तो ये लोग ऐसे ही खा गए मेरा। सानवी जाने को हुई, लेकिन जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कहाँ जाने का इरादा है मैडम? सानवी बोली, चेंज कर लूँ, नींद आ रही है ना? अगस्त्य उसे जल्दी से उठाकर बेड पर लाते हुए बोला, नींद सोचना भी मत, और मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रही है। सानवी बोली, अगस्त्य उसके पास आकर लाइट ऑफ करते हुए बोला, आज आपको आज़ादी नहीं मिलने वाली है अगस्त्य रावत से। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी ना, फिर भी अगर जाना है तो।
सानवी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए। मैं कहाँ जाऊंगी अपनी सासों को छोड़कर। अगस्त्य बोला, काफ़ी गहरी बातें करने लगी हैं कलेक्टर साहिबा। सानवी अब कुछ नहीं बोली, बस आंखें बंद कर लिया। कल वैसे भी जाना था और अभी तो उसने अगस्त्य को बताया भी नहीं है। कल पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा कि उसे जाना है। अगस्त्य को जब काफ़ी देर तक उसकी कोई हलचल नहीं हुई तो उसके हाथों में अपना हाथ फंसाते हुए बोला, क्या हुआ बीबी, सच में नींद आ रही है क्या? सानवी 2 मिनट बाद बोली, जब तुम पास होते हो तो नींद नहीं आती, बस दिल दिमाग कहता है यहीं कहीं खो जाऊं। अगस्त्य बोला, तो इतना असर करता हूँ मैं? सानवी बोलकर उसके सीने से चेहरा लगा लिया। अगस्त्य उसे अपने ऊपर खींचते हुए, इसलिए 6-6 महीने दूर रहती हो? सोचो मेरा क्या हाल होता होगा तुमसे दूर रहकर। कैसे कैसे तो समझाता हूँ खुद को कि बस कुछ दिन की बात है, लेकिन सच में यार, ये रूम, ये घर, हर जगह सिर्फ तुम्हें ही ढूंढता हूँ। बोलते हुए उसके सर को प्यार से चूमते हुए उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, सो जाओ। सानवी लाइट जलाकर अब उसे देखते हुए बोली, सो जाओ, लेकिन ऐसे कैसे सो जाऊं यार, अभी तो। अगस्त्य उसे देखते हुए सर के नीचे हाथ लगाते हुए बोला, तो क्या करना है मैडम, अभी तो वो भी बता दीजिए। क्योंकि सानवी उसकी बात बीच में काटते हुए, क्या करना है से क्या मतलब, अब सब कुछ मैं ही बताऊंगी तो। बोलते बोलते रुक गई क्योंकि अब अगस्त्य स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। सानवी वापस से चेहरा उसके सीने में लगाते हुए, तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। अगस्त्य बोला, पहले लाइट तो बंद करने दो, फिर बताता हूँ क्या जानबूझकर और क्या अनजाने में किया मैंने। वैसे परेशान करने का डिपार्टमेंट तो आपका है ना कि मेरा, फिर भी शिकायत मुझसे ही होती है, जान सकता हूँ क्यों? सानवी बोली, क्योंकि आई लव यू। अगस्त्य बोला, ये सही है, गलती करो फिर लव यू बोल दो। सानवी बोली, ये गलती नहीं प्यार है। अगस्त्य बोला, लव यू टू। सुबह अगस्त्य की नींद खुली तो सामने देखा सानवी बोली, गुड मॉर्निंग। अगस्त्य जल्दी से उठते हुए, इतनी जल्दी तैयार? बोलते बोलते चुप हो गया। उसे याद आया कि उसे जाना है आज। सोचते हुए आंखें बंद करके एक गहरी सांस लिया। सानवी उसके पास आते हुए सामने बैठते हुए बोली, आई एम सॉरी, वो मुझे 1 घंटे बाद निकलना है, एक इमरजेंसी है, डीआईजी सर का कॉल आया था। 12 लड़कियां एक साथ गायब हुई हैं कॉलेज के बाहर से और अब इसकी जिम्मेदारी मुझे मिली है। अगस्त्य बोला, सानवी उसके सर पर किस करते हुए, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता। अगस्त्य उठते हुए बोला, साथ में करेंगे, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। बोलते हुए टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया। सानवी उसका वेट करने लगी। कुछ देर बाद बाहर आया। सानवी बोली, गुस्सा हो? अगस्त्य बोला, नहीं। सानवी पीछे से उसे हक करते हुए, मैं जल्दी से आने की कोशिश करूंगी। अगस्त्य उसका हाथ पकड़कर अपने सामने करते हुए बोला, जिस काम की जिम्मेदारी दी गई है पहले उसे पूरा करना। मुझे पूरा भरोसा है तुम कर लोगी। उनकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी सिर्फ उन्हें ही पता होगा, इसलिए ये काम पूरी ईमानदारी से करना, मैं इंतज़ार कर लूँगा। सानवी बोली, अगस्त्य बोला, तुम चलो, मैं बैग लेकर आ रहा हूँ। सानवी अब नीचे आ गई। अनामिका बोली, सुबह सुबह तैयार, कहीं जाना है क्या? सानवी बोली, माँ वो मुझे 1 घंटे में निकलना है। अनामिका बोली, लेकिन अभी कुछ दिन तो और रुक जाती। सानवी बोली, माँ इमरजेंसी है, जल्दी आऊँगी। अनामिका अब कुछ नहीं बोली क्योंकि अब उसे जाना है, मतलब जाना है, अब वो और नहीं रुक सकती है। कुछ देर बाद अगस्त्य भी नीचे आ गया और सब लोग साथ में नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के टेबल पर अब एकदम शांति थी। समर ने एक नज़र सामने सानवी को देखा जो अगस्त्य को देख रही थी, तो फिर अपना नाश्ता करने लगा। कुछ देर बाद सानवी ने सबको बाय बोला और अगस्त्य के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गई। अगस्त्य शांति से ड्राइव कर रहा था। सानवी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, इतना शांत क्यों हो, कुछ बोलना नहीं है? अगस्त्य उसे देखकर सामने देखते हुए बोला, नहीं जानता हूँ, कुछ भी मेरे और तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो बोलने से क्या फ़ायदा, बस अपना ध्यान रखना। वैसे भी सुनना तो है नहीं, करना तो वही है जो तुम्हारा मन होगा, फिर भी अपना ध्यान रखना। सानवी उसके कंधे पर सर रखते हुए, इस बार परमानेंट तुम्हारे पास आऊँगी, एक लंबी छुट्टी लेकर, इसलिए चलने के लिए तैयार रहना। अगस्त्य बोला, आधे घंटे में दोनों एयरपोर्ट आ गए। यहाँ से 2 और लोगों ने सानवी को ज्वाइन किया। यहाँ से 3 लोग एक साथ जाने वाले थे इस मिशन के लिए। फ्लाइट में 10 मिनट का टाइम था। सानवी अगस्त्य को देखते हुए बोली, अपना ख्याल रखना। अगस्त्य दूसरे तरफ देखते हुए, सानवी बोली, आई लव यू। अगस्त्य ने अब उसे खींचकर सीने से लगा लिया और आंखें बंद करते हुए बोला, आई लव यू सो मच, जल्दी आना, लंबा इंतजार मत करवाना। सानवी बोली, और 2 मिनट बाद उससे दूर होकर बिना उसे देखे अंदर चली गई।
अगत्य अब बाहर से ही उसे जाते हुए देख रहा था। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके थे। अगत्य को आज सुबह ही पता चला सानवी नोएडा में है और जिस केस के वजह से वो नोएडा गई है वो काफ़ी उलझा हुआ है और बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है इसमें, जो काफ़ी पहले से उसके पीछे पड़े हुए थे। सुबह वो जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने फ़ोन पर था, क्योंकि कल सुबह के बाद से उसकी सानवी से कोई बात नहीं हुई थी। अनामिका बोली, अगत्य आराम से नाश्ता तो कर लो। अगत्य बोला, जी मॉम बस हो गया, बोलकर उठ गया। अधिराज बोले, सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है? अगत्य बोला, सब ठीक है डैड, बाय, शाम को मिलता हूँ, बोल अब जल्दी से फ़ोन लेकर बाहर निकल गया। अनामिका ने उसे पीछे से आवाज़ लगाया, लेकिन वो बाय बोलकर निकल चुका था। अधिराज बोले, छोड़िए, वो नहीं सुनेगा। अनामिका बोली, लेकिन आज इतनी जल्दी क्यों था, रोज़ तो नहीं होता है। अधिराज बोले, परेशान है लेकिन बताना नहीं चाहता। अरे क्या पता मैं कुछ हेल्प कर देता, लेकिन नहीं। अनुभव बोला, वो सानवी को लेकर परेशान है डैड। अधिराज बोले, जानता हूँ। अनुभव बोला, तो आप बात कीजिए ना उसके ट्रांसफ़र के लिए। अधिराज बोले, नहीं कर सकता, अगर मैंने कुछ भी किया और दोनों को पता चला तो फिर से दोनों कुछ गलत ही समझेंगे, इसलिए मजबूर हूँ। वर्मा वाली मीटिंग देख लेना, मुझे रास्ते में कुछ काम है, बोलकर अपना बैग लेने रूम में चले गए। अगत्य से गाड़ी चलाते हुए बार बार फ़ोन मिला रहा था। कुछ देर बाद सानवी कुछ देर बाद फ़ोन उठाते हुए बोली, अभी नहीं, कुछ देर में कॉल करती हूँ, अभी बिजी हूँ थोड़ा। अगत्य बोला, 2 मिनट बात करनी है यार। सानवी बोली, प्लीज़ अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं फ्री होकर कॉल करूँगी, बाय, लव यू, बोलकर फ़ोन रख दिया। अगत्य अब गाड़ी साइड में लगाकर अपने फ़ोन को घूर रहा था। ये क्या था? सानवी फ़ोन टेबल पर रखते हुए कुछ सोचने लगी। 10 मिनट बाद सामने देखकर बोली, खबर पक्की है ना पांडे जी, कोई गड़बड़ी तो नहीं? आपने सारा डिटेल निकाल लिया है ना कि इसमें विधायक मलिक का ही हाथ है? क्योंकि हमारी छोटी सी चूक भी हमें कोर्ट में खड़ा कर सकती है और फिर जवाब मुझे देना पड़ जाएगा, और विधायक साहब तो बचेंगे ही, हम हर तरफ से चले जाएंगे। पांडे जी फाइल उसके सामने रखते हुए, इस फाइल में विधायक की पूरी डिटेल है मैडम। वो सफ़ेद कोर्ट के आड़ में ना जाने कब से ये बिजनेस कर रहा है, मैंने पूरे 3 साल इस केस को दिया है, इस बार गलती की कोई चांस नहीं है, आप भरोसा कीजिए। सानवी बोली, वही कर रही हूँ, बाकी अपने खबरी लगा दीजिए विधायक साहब के पीछे, ऐसे ही डायरेक्ट जाकर अटैक नहीं मार सकते, ये बात तो आप भी जानते हैं, और अभी तक किसी ने भी उनके खिलाफ रिपोर्ट या फिर FIR भी नहीं लिखवाई है, इसलिए हर एक चीज़ को बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा। पांडे जी बोले, आप चार्जशीट तैयार कीजिए, रिपोर्ट लिखवाने के लिए लोगों को ढूंढकर मैं लाऊंगा। सानवी ने उन्हें देखा तो वो उसे ही देखते हुए बोले, अपने बच्चे को खोने का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने उसे खोया हो, हम पुलिस वाले भी इंसान होते हैं मैडम। सानवी बोली, ठीक है, तो फिर आज से और अभी से लग जाइए, मैं फाइल तैयार कर रही हूँ। पांडे जी अब बाहर चले गए। सानवी सामने से फाइल उठाकर चेक करने लगी कि आखिर मसला क्या है जो सब कुछ इतना उलझा हुआ है। अगत्य हॉस्पिटल आया, आज कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब था तो किसी से कुछ नहीं बोला, सबने उसे मॉर्निंग विश किया तो उसने सबको मॉर्निंग बोला और जल्दी से अपने केबिन में चला गया। ऋचा सामने से आ रही थी, लेकिन उसने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ऋचा सामने से जीवा को बुलाते हुए बोली, मैं दिख रही हूँ तुम्हें? जीवा बोली, जी बिल्कुल डॉक्टर, मजाक कर रही हैं आप? ऋचा बोली, सच में यार, मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सच में दिख रही हूँ ना? जीवा बोली, जी। ऋचा बोली, तब ठीक है, जाओ। जीवा वहाँ से चली गई। ऋचा खुद से बोली, शुरू हो गया दोनों का, इसलिए कहती हूँ 2 प्रोफेशनल वालों को गलती से भी शादी नहीं करना चाहिए, नहीं तो यही होता है। कुणाल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ मेरी मुमताज़, शाहजहां तुम्हारे सामने से चला आ रहा है और तुम पता नहीं किस दुनिया में घूम रही हो यार, इतना हैंडसम पति है तुम्हारा और तुम किसी और ख्याल में, ये गलत है। हाँ, ऋचा ने उसे देखा और बिना कुछ बोले अपने केबिन में चली गई। कुणाल बोला, ये मेरी ही बीबी थी ना, इसने मुझे इग्नोर क्यों किया? कहीं मैंने गलती से किसी और को तो अपनी बीबी नहीं समझ लिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रजत उसके बगल में आगे जाते हुए, तुझमें अब उसे इंटरेस्ट नहीं रहा, मतलब समझ जा, अब तेरी कोई वैल्यू नहीं है। कुणाल बोला, साले चुप कर और जा अपना मरीज देख, मैं अपना देख लूँगा, बड़ा आया ज्ञान देने वाला, बोलते हुए ऋचा के केबिन में चला गया। अगत्य अपने चेयर पर बैठा हुआ था कि जीवा उसके टेबल पर कॉफ़ी रखते हुए बोली, कोई प्रॉब्लम है सर? अगत्य ने सर उठाकर उसे देखा और फिर आंखें बंद करते हुए बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज का शेड्यूल बनाकर दे दो। जीवा बोली, लेकिन सर वो? अगत्य से आंखें खोलकर आराम से बैठते हुए बोला, ये वो नहीं, 10 मिनट में सब चीज़ें मुझे मेरे टेबल पर चाहिए, मतलब चाहिए मिस दीक्षित।
जीवा अब बिना कुछ बोले बाहर निकल गई और अगत्य कॉफ़ी पीते हुए एक नज़र फ़ोन को देखा जिसमें कोई फ़ोन नहीं आ रहा था, तो अपने लैपटॉप में बिजी हो गया। 2 दिन बाद रात को 10 बजे सानवी बाहर निकलते हुए बोली, खबर पक्की है, लड़कियां वहीं पर हैं। पांडे जी बोले, मैडम हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। यहाँ सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है और मुझे लग रहा है अंदर पार्टी चल रही है। सानवी बोली, हाथ से निकलने के लिए आज 3 दिन और 4 रात से कुत्ते की तरह नहीं भाग रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी कितनी भी टाइट हो, पुलिस वाले हैं हम, जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ हम पहुँच ही जाते हैं। चाहे जैसे भी, बस ध्यान रखना उन्हें इस बात का थोड़ा सा भी भनक नहीं लगना चाहिए कि पुलिस को पता चल चुका है। पांडे जी मैडम बोलकर फ़ोन रखकर सामने देखने लगा जहाँ बाहर का माहौल बता रहा था अंदर सब कुछ बस रंगीन ही रंगीन है। अगत्य अपने रूम में इधर से उधर चक्कर काट रहा था, मन अजीब सा व्याकुल हो रखा था। अनामिका अंदर आते हुए, अगत्य क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो, कोई प्रॉब्लम है? अगत्य बोला, नहीं मॉम सब ठीक है। अनामिका उसके पास आते हुए, तो फिर इतना परेशान क्यों हो? अगत्य बोला, वो सानवी का फ़ोन नहीं लग रहा है, 2 दिन से पता नहीं कहाँ बिजी है। अनामिका बोली, परेशान मत हो, क्या पता किसी केस में बिजी होगी, फ्री होगी तो कॉल ज़रूर करेगी। अगत्य अब उनके हाथ से कॉफ़ी लेकर पीने लगा, लेकिन डर घबराहट अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो बेड पर आकर बैठ गया। अनामिका उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हारे रहते उसे कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो, फिर अगर उसके पास टाइम नहीं है तो तुम जाओ कुछ दिन घुमाओ उसके पास। अगत्य बोला, नहीं मॉम यहाँ पर बहुत सारा काम है। और अनामिका बोली, अगत्य काम लगा रहेगा और इतने सारे लोग हैं, संभाल लेंगे, जाओ देखाओ, बोलकर बाहर चली गई। अगत्य आंखें बंद करते हुए दीवार से टिक गया। सच में उसके बिना सब कुछ अधूरा, उसकी लाइफ, उसका रूम, अब कुछ उसका नहीं रहा। सोचते हुए आंखें खोलकर बालकनी में आकर सामने देखते हुए बोला, जल्दी आऊँगा, इंतज़ार करना। नोएडा रात को हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस और सामने से गोली चली थी। अच्छी बात यह थी कि पुलिस को सारी लड़कियां मिल गई थी, लेकिन किसी की भी हालत नॉर्मल नहीं थी। हर किसी को कहीं ना कहीं चोट लगी थी, तो कुछ इमरजेंसी की हालत में भी थे। कुछ इधर के लोग भी घायल हुए थे, तो कुछ लोगों की जान गई थी। फिर भी जिसको पकड़ना था वो भाग चुका था। इधर से 2 पुलिस वाले घायल हुए थे जिन्हें होश नहीं था। सानवी और उसके साथ 2 और पुलिस ऑफिसर गायब थे, जिन्हें पुलिस की 2 टीम ढूंढने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा हो चुका था, उनका कोई पता नहीं था। दिल्ली नोएडा के सारे रास्तों पर पुलिस के जाल बिछे हुए थे। कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग आने जाने की इजाज़त नहीं थी, चाहे वो कोई नेता हो या फिर विधायक ही क्यों ना हो। अगत्य पूरे दिन और रात को हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी की वजह से बिजी था, तो घर नहीं आया था। सुबह उसकी आंख लग गई तो अपने केबिन में ही सोफे पर सो गया था। रजत पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने के बाद उसके केबिन में आया, जहां वो सोफे पर सर टिकाकर सोया हुआ था, तो उठाते हुए बोला, अगत्य उठो, सुबह हो गई यार। अगत्य जल्दी से आंखें खोलकर उठते हुए बोला, सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वो जो कुछ देर पहले ऑपरेशन हुआ था सब ठीक है ना, तुमने चेक तो कर लिया, होश आया कि नहीं? आई थिंक अभी तक तो आ जाना चाहिए। रजत बोला, सब ठीक है यार और होश आ चुका है, मैंने ड्रिप चेंज कर दिया है। अगत्य अब एक गहरी सांस लेते हुए बोला, तब क्यों सड़ा सा मुंह बनाकर घूम रहे हो, 2 कॉफ़ी ऑर्डर करो। रजत बोला, न्यूज़ देखा है तुमने आज का? अगत्य बोला, यार उठने के बाद कॉफ़ी पिया जाता है कि मूड फ्रेश हो सके, वैसे भी कल का ऑपरेशन काफ़ी हार्ड था, तुम ऑर्डर करो, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ, बोलकर बिना उसकी बात सुने बाथरूम में चला गया। रजत 2 कॉफ़ी लाने को बोलकर सोचने लगा, कैसे बताएगा कि सानवी गायब है 24 घंटे से और पुलिस उसे ढूंढ रही है, फिर भी अभी तक उसका कोई पता नहीं है। कुछ देर बाद अगत्य बाहर आते हुए बोला, ओ हेलो डॉक्टर साहब, ये मजनू वाला फेस ना मेरा होना चाहिए और बना तुमने रखा है, जैसे तुम्हारी बीवी रात को तुम्हें छोड़कर भाग गई हो, वैसे नेहा से शिकायत करनी पड़ेगी तुम्हारी। रजत बोला, मजाक नहीं यार, मैं सीरियस हूँ। तब तक कॉफ़ी आ गया, तो अगत्य अपनी कॉफ़ी लेकर खिड़की के पास आते हुए बोला, कितनी गर्मी है ना, अब बरसात हो जाए तो थोड़ा राहत हो जाए। वैसे मुझे तो लगता है गर्मी हम डॉक्टरों की कमाई में इजाफा करने के लिए आती है, मतलब मार्च शुरू हुआ नहीं कि सब बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। रजत बोला, वो सब छोड़ना, कुछ और बात करनी थी। अगत्य उसकी तरफ घूमते हुए बोला, वो हमारा कैंप जाने वाला था ना, जूनियर डॉक्टर का सब तैयार है ना, सब कुछ चेक कर लिया ना तुमने? और ऋचा ने एक बार सबको अच्छे से समझा दो, वो पहली बार जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इस बार मैंने गांव में जाने को बोला था, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं होती, तो एक बार चेक कर लें सब कुछ, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आगे से हम गांव को ही पहली प्रायोरिटी देंगे।
और इसमें से मैंने सोचा है जिस गांव की स्थिति सबसे खराब होगी मैं उसी गांव में एक हॉस्पिटल खोलूँगा। रजत अब खुद को शांत करते हुए बोला, तुझे आज का न्यूज़ देखना चाहिए। अगस्त बोला, यार न्यूज़ में अब बस बकवास आता है। एंकर पैसा कमाने के लिए कुछ भी दिखाते हैं जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता। और अपना मैटर भूल गया क्या? इसलिए जितना दूर रहो इन सब से उतनी ही भलाई है। रजत बोला, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? अगस्त बोला, शायद ऑफ हो गया, रात को जाने से पहले ऑफ कर दिया था। रजत बोला, सानवी से बात हुई है तुम्हारी? अगस्त बोला, नहीं, 2 दिन पहले हुई थी। अब 1 हफ्ते में यहाँ का सारा काम समेट कर इस बार वहाँ जाकर सरप्राइज दूंगा उसे। रजत बोला, उसका किडनैप हो चुका है। अगस्त, न्यूज़ देखो, सब परेशान है। अगस्त उसे देखते हुए, ओ हेलो, मैं ही मिला हूँ सुबह सुबह बेवकूफ़ बनाने के लिए। जो कुछ भी बक रहे हो, मैं घर जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ का सब संभाल लो। और हाँ, कल का सारा रिपोर्ट एक बार अच्छे से चेक कर लेना। उसके केबिन का दरवाज़ा खुला तो जतिन अंदर आते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। अगस्त बोला, गुड मॉर्निंग। आज ड्यूटी पर जाने के बजाय यहाँ का रास्ता कैसे याद आ गया है भाई साहब? वैसे भी आपकी क्राइम पार्टनर यहाँ नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी आप यहाँ कुछ जमा नहीं। जतिन बोला, तुम ठीक हो? अगस्त बोला, क्यों भाई, डॉक्टर हूँ, मरीज नहीं जो मुझसे हालचाल पूछ रहे हो। और क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? जतिन बोला, कुछ भी नहीं। अगस्त बोला, तो फिर तुम रजत के साथ टाइम पास करो, मैं चलता हूँ। जतिन बोला, मतलब तुम्हें कुछ भी पता नहीं है अभी तक? अगस्त बोला, देखो, रात भर जागने की वजह से अब मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो अब मैं घर जाकर आराम करूँगा। उसके बाद शाम को मिलते हैं तो आराम से बात करूँगा, बोलकर अपना फ़ोन, जैकेट, लैपटॉप उठाकर रजत और जतिन को बाय बोलकर जाने लगा। जतिन पीछे से बोला, अगस्त, सानवी जिस मिशन के लिए गई थी उसमें मुठभेड़ हुआ है, दोनों तरफ से गोलियां चली है, 2 पुलिस ऑफिसर को गोली लगी है, वो हॉस्पिटल में बेहोश हैं। सानवी और 2 पुलिस ऑफिसर गायब हैं, जिन्हें पुलिस 12 घंटे से ज़्यादा हो चुका है ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं है। अगस्त अब रुक गया। जतिन, अगर तुम चलना चाहो तो मैं जा रहा हूँ नोएडा, तुम मेरे साथ चल सकते हो। अगस्त से उसकी तरफ घूमते हुए पहले रजत को देखा जो उसे ही देख रहा था, फिर जतिन को देखते हुए अपना फ़ोन खोलने लगा। जतिन बोला, वैसे पुलिस लगी हुई है, उम्मीद है वो लोग जल्दी मिल जाएंगे। अगस्त से कुछ नहीं बोला, बस अपना फ़ोन खोल कर सानवी को फ़ोन मिलाते हुए रूम में टहलने लगा, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ बता रहा था। 2-3 बार के बाद अब बार बार फ़ोन मिलाने लगा, लेकिन उधर से हर बार स्विच ऑफ बता रहा था। जतिन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं सच में बोल रहा हूँ, अगर तुम चलना चाहो तो। अगस्त से बोला, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ, बोलकर वापस से बैग जैकेट उठाकर बाहर निकल गया। जतिन बोला, रजत, ये ठीक तो है ना? रजत बोला, पता नहीं, मैं देखता हूँ, बोलकर जल्दी से उसके पीछे बाहर निकल गया। अगस्त गाड़ी में बैठकर गेट के बाहर निकल चुका था। रजत रुकते हुए बोला, आई होप सो सब ठीक हो, सानवी जल्दी मिल जाए। अधिराज हॉल में चक्कर काटते हुए अनामिका को देखते हुए बोले, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है? एक आपकी बहू जो जिद्दी नंबर 1, और अब आपका बेटा भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। सबको बस अपनी मनमानी करनी है। शाम से रात और रात से सुबह हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। फ़ोन भी ऑफ करके रखा हुआ है, जब देखो तब इमरजेंसी में रहना है। सारी दुनिया का भले करते करते खुद की लाइफ की तो कोई परवाह ही नहीं है दोनों को। अनुभव बोला, डैड, अगस्त घर आ रहा है, प्लीज़ आप शांत हो जाइए, वरना वो और परेशान होगा। अधिराज बोले, ये शांति का वक्त है, फ़ोन करो नोएडा पुलिस हेडक्वार्टर और बात करो क्या हो रहा है वहाँ पर। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? क्या कर रही है प्रशासन? अनुभव बोला, बात हुई है डैड, लेकिन। अधिराज उससे फ़ोन लेते हुए बोले, अब मुझे ही बात करनी होगी, बोलकर स्टडी रूम में चले गए। अनामिका बोली, पता नहीं क्या हो रहा है, बस सानवी जहाँ हो ठीक हो। शिवानी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए, माँ वो ठीक ही होगी, आप प्लीज़ ज़्यादा टेंशन ना लो, मिल जाएगी। अनामिका बोली, मैं मंदिर से होकर आती हूँ, अगस्त से आए तो देख लेना। शिवानी बोली, जी मॉम। कुछ देर बाद अगस्त से अंदर आया और बिना किसी से कुछ बोले अपने रूम में जाने लगा। अनुभव बोला, अगस्त से वैसे ही बोला, भाई ठीक हूँ मैं। अनुभव, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कमिश्नर से बात हुई है, डैड की कुछ नहीं होगा, मिल जाएगी। अगस्त बोलकर अपने रूम में चला गया। शिवानी अनुभव के पास आते हुए, सच में अगस्त भैया ठीक है ना? अनुभव बोला, बस वो कहने के लिए बोल रहा है, जब तक सानवी को हम सब सामने से नहीं देखेंगे शांति नहीं मिलेगी। आई होप जहाँ भी हो वो ठीक हो। अगस्त से अपने रूम में आया और सब कुछ बेड पर रख कर बाथरूम में चला गया और शावर ऑन करके खड़ा हो गया। जैसे जैसे सर पर पानी गिर रहा था, सानवी उसे खुद से दूर जाते हुए महसूस हो रही थी कि अचानक से उसकी धड़कनें फास्ट भागने लगी, तो आंखें झटके से खोलते हुए बोला,
नहीं, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, मेरी धड़कनें शोर कर रही हैं। इसका मतलब है तुम जहाँ भी हो ठीक हो, कुछ नहीं हो सकता है तुम्हें, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा। अगर तुम जिद्दी हो तो तुम अच्छे से जानती हो मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। नोएडा जिस होटल में रेस्क्यू किया गया था उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया था। पुलिस की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी, एक एक चीज़ को बारीकी से चेक किया जा रहा था। ऊपर से प्रशासन के ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे थे कि जल्द से जल्द सब क्लियर हो। और अभी तक बाबू मलिक पकड़ा क्यों नहीं गया? इतनी टाइट प्रशासन के बाद भी वो गायब कैसे हो सकता है, वो भी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर। कुछ देर बाद एक पुलिस ऑफिसर फोन से बात करने के बाद कमिश्नर के पास आते हुए बोला, सर हाईवे पर कुछ बॉडी मिली है, हमें एक बार उसे शिनाख्त करना होगा। मैंने एक टीम ऑलरेडी भेज दिया है, हमारी टीम को शक है कि कहीं। कमिश्नर उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए बोले, नीरज चौधरी आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं और मेरी आज तक की नौकरी में ऐसा पहली बार हुआ है कि गुनाह करने के बाद गुनाहगार अभी तक नहीं पकड़ा गया है और हमारे ऑफिसर ऐसे गायब हैं। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर एक जोरदार तमाचा है कि हम इतने बड़े ऑफिसर को बचा नहीं पाए तो आम जनता को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए जाइए और पहले कंफर्म कीजिए क्या मैटर है। और इतना टाइम हो गया, बाबू मलिक पकड़ा क्यों नहीं गया? नीरज यस सर बोलकर वहाँ से निकल गया। लखनऊ अगस्त से नीचे आया। अधिराज उसे देखते हुए बोले, मैंने टिकट बुक कर दिया है। अगस्त से बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अधिराज बोले, अगस्त पागलपन बंद करो और चलो, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। अगस्त से बोला, ये पागलपन नहीं है डैड, वो जहाँ भी होगी ठीक होगी, आप इतना टेंशन मत लीजिए, मॉम भूख लगी है बोलकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अधिराज बोले, अगस्त क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा है क्या? 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, हमें चलकर कम से कम एक बार बात करना होगा। क्या कर रही है नोएडा पुलिस? अगस्त से बोला, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको जाना है तो आप सब जा सकते हैं। अधिराज बोले, क्या किस्मत है मेरी, दूर रहने के लिए बोल रहा था तब भी नहीं सुना और आज जब चलने के लिए बोल रहा हूँ तो भी, बोलकर गुस्से में बाहर निकल गए। अनामिका बोले, अगस्त से तुम्हारे डैड सही बोल रहे हैं। अगस्त से बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ मॉम बोलकर नाश्ता करने लगा, लेकिन 2-3 निवाले खाने के बाद उठते हुए बोला, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिएगा। जतिन अंदर आते हुए बोला, अगस्त से बात करनी है। अगस्त से बोला, बोलो, बस चलने के लिए मत बोलना। जतिन सबको देखते हुए बोला, कमिश्नर सर तुमसे बात करना चाहते हैं। बोल अपना फ़ोन मिलाकर उसे थमा दिया और कुछ दूर पर खड़ा हो गया। बाकी सब लोग अगस्त को देख रहे थे क्योंकि अब उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। अगस्त फ्लाइट में आंखें बंद करके चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन अंदर से उसे एक सेकंड का भी चैन नहीं था। कभी अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रहा था तो कभी सुलझा रहा था। जब से उसने फ़ोन सुना था तब से एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी ने उसके दिल दिमाग पर कब्जा कर लिया था। अंदर से बार बार बस एक ही ख्याल आ रहा था, सब ठीक हो, सानवी जहाँ भी हो ठीक हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। जतिन बोला, अगस्त तुम ठीक हो? अगस्त से आंखें खोलते हुए बोला, आई एम फाइन। जतिन बोला, कुछ नहीं होगा, सानवी को मिल जाएगी। अगस्त से बोला, पता है मुझे, उसे कुछ नहीं होगा बोलकर वापस से आंखें बंद कर लिया। 2 घंटे बाद सब एयरपोर्ट से थाने के लिए निकल गए। तीनों बॉडी को देखने के लिए उनकी फैमिली वालों को बुलाया गया था कि उनकी पहचान हो सके, क्योंकि जो भी बॉडी मिली वो इतनी बुरी हालत में थी कि पहचान करना मुश्किल हो रहा था। अगस्त से बोला, हम थाने क्यों जा रहे हैं? अधिराज बोले, बस कुछ इंक्वायरी करनी है बोलकर बाहर देखने लगे। जतिन ड्राइवर के साथ आगे बैठा हुआ अपने फ़ोन में लगा हुआ था, शायद अपने तरीके से कुछ पता करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद सब लोग थाने पहुँचे। अगस्त से नीचे उतर गया तो सब लोग जल्दी जल्दी बाहर निकल गए। थाने से अंदर बाहर पूरी भीड़ लगी हुई थी। एक पुलिस वाला सबको लेकर अंदर जाने लगा। अगस्त से उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन माहौल इतना खराब बना हुआ था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 10 मिनट बाद जैसे ही उन्हें हॉल में लेकर गए और सामने कुछ बॉडी रखी हुई थी ढकी हुई। अगस्त से गुस्से में बोला, ये हम कहाँ आए हैं, कोई मुझे बताएगा? नीरज बोला, रिलैक्स मिस्टर रावत, हम बस एक बार कंफर्म करने के लिए। अगस्त से बीच में उसे रोकते हुए बोला, आर यू लॉस्ट योर माइंड? आपको पता भी है कि आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप सबसे नहीं हो रहा है तो साफ साफ बोल दो ना कि आप पुलिस वालों से नहीं होगा। आपके डिपार्टमेंट के 3 लोग गायब हैं और उन्हें गायब हुए 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है और आप लोग मुझे बुलाकर बॉडी दिखा रहे हो, ये जानते हुए कि इन सब का कोई मतलब नहीं है। नीरज, इसलिए हम बस कन्फर्म। अगस्त से बोला, कन्फर्म है कि मेरी बीवी जिंदा है, जब तक मैं जिंदा हूँ उसे कुछ नहीं हो सकता और अब आप लोग रहने दीजिए, मैं खुद उसे ढूंढ लूँगा बोलकर गुस्से से बाहर निकल गया।
नीरज ने जतिन को देखा तो वो पलके झपकाते हुए बोला, डोंट माइंड, कोई भी उसकी जगह रहेगा तो इस समय ऐसे ही रिएक्ट करेगा। फिर अधिराज को बाहर जाने को बोल बॉडी को अच्छे से देखते हुए बोला, आई थिंक ये बस हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया है और हमें भी इस समय ऐसा ही सोचना चाहिए। सानवी मेरी दोस्त है और एक काबिल ऑफिसर, इसलिए मैं पर्सनल इस मैटर में आया हूँ। फिर हाथ आगे करते हुए बोला, एसीपी जतिन। नीरज उससे हाथ मिलाते हुए बोला, नीरज चौधरी। और फिर दोनों बात करते हुए बाहर निकल गए। अगत्य गुस्से में गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अधिराज बोले, अगत्य रुकते हुए बोला, आप जानते थे ये सब कि ये लोग, फिर भी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अधिराज बोले, मुझे नहीं पता था, ट्रस्ट मी, मुझे बस। अगत्य बोला, प्लीज़ डैड, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है। जतिन बोला, अगत्य शांत हो जाओ, वो बस एक प्रोसेस था और अंकल को सच में कुछ नहीं पता था। अगत्य चेहरा घुमाते हुए बोला, जो कुछ भी हुआ सब जानना है मुझे, उसके बाद मैं खुद ढूंढ लूँगा उसे। जतिन बोला, पॉसिबल नहीं है, पुलिस किसी और को इस केस में इन्वॉल्व नहीं करेगी और वैसे भी जैसे जैसे वक्त बीत रहा है सब कुछ एकदम कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। फिलहाल में हम उन लोगों से मिल सकते हैं जो सानवी के साथ इस मिशन में थे और इस समय घायल हैं। अगत्य बोला, कहाँ है वो, मुझे मिलना है। जतिन बोला, हॉस्पिटल में, मैं भी चल रहा हूँ, चलो। अगत्य उसके साथ आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद अगत्य जतिन के साथ सिटी हॉस्पिटल में था और इधर उधर चक्कर काटते हुए डॉक्टर के परमिशन का वेट कर रहा था। जो चीज़ें जितनी जल्दी चाहता था उन सब में उतना ही लेट हो रहा था। आज समझ आ रहा था कि जब डॉक्टर पेशेंट से मिलने से रोक देते हैं तो कैसा लगता है। जतिन बोला, अगत्य प्लीज़, सब ठीक होगा। अगत्य ने एक नज़र उसे देखा और फिर सामने देखते हुए बोला, अगर नहीं हुआ तो सोच लेना तुम्हारे पुलिस थाने को आग लगा दूंगा। मुझे सानवी चाहिए, मतलब चाहिए, किसी भी हाल में। जतिन कुछ नहीं बोला, बस डॉक्टर के पास जाकर इमरजेंसी बताया तो डॉक्टर ने उसे 10 मिनट बाद मिलने को बोल दिया। 10 मिनट बाद जतिन अंदर स्टूल पर बैठा पांडे को देखते हुए बोला, सारा फाइल आपने ही सानवी को दिया था, सब डिटेल भी, यहाँ का एक एक चीज़। आप सब कुछ जानते थे यहाँ के बारे में, तो फिर आप लोग बाहर और वो अचानक से गायब कैसे हो गई? पांडे जी, गायब? ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैडम गायब कैसे हो सकती हैं? जतिन बोला, क्या मतलब है गायब नहीं हो सकती हैं? अगत्य भी जल्दी से आकर बैठते हुए बोला, पांडे जी क्या हुआ है परसों रात को, प्लीज आप साफ साफ बताइए। आपको पूरी तरह से ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी, कुछ भी करके मैं आपको ठीक कर दूंगा, बस ये बताइए कि सानवी कहाँ है? जब सारी लड़कियां बच गईं, आप सब लोग बच गए, तो वो 2 और कांस्टेबल गायब कैसे हो सकते हैं? पांडे अगत्य को देख रहा था। जतिन बोला, ये है डॉक्टर अगत्य रावत। पांडे अगत्य को देखते हुए, मैडम के पति हैं आप? अगत्य बोला, पांडे बोला, अच्छा, मैडम ने बताया था आपके बारे में एक दिन। अगत्य बोला, प्लीज़ पांडे जी क्या हुआ था, कहाँ है सानवी? पांडे जी बोले, ये तो नहीं पता सर कि मैडम इस समय कहाँ है, क्योंकि उनके ऑर्डर थे हम किसी भी तरह लड़कियों को लेकर बाहर निकल जाएं, क्योंकि वो बाबू मलिक और चुलबुल पठान के पीछे जाना चाहती थी, वो भी बिना उसके कुछ पता चले, क्योंकि उनको शक था कि इस खेल का इतना छोटा तालाब नहीं हो सकता, पक्का इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं किसी नदी से होते हुए समुंदर तक है। इसलिए हम लोग उनके ऑर्डर मानते हुए बाहर निकल गए और तभी पीछे से गोली चलने लगी और हमने भी गोलियां चलाई, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ और अब होश आया तो पता चला हम हॉस्पिटल में हैं और आप बता रहे हैं मैडम भी गायब है। इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम गायब कैसे हो सकती हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है पुलिस गोली चलते ही पहुँच चुकी थी, वो इतना जल्दी वो गायब? अगत्य बोला, मतलब आपके कहने का मतलब है जैसे ही गोली चली पुलिस पहुँच गई थी? पांडे जी बोले, जी बिल्कुल सर, क्योंकि हम जहाँ थे वहाँ से भी गोली चल रही थी और हमारे पीछे कोई और नहीं बल्कि पुलिस थी। अगत्य उठते हुए खुद से बोला, जब पुलिस वहाँ पहुँच गई थी तो सानवी गायब कैसे हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ छूट रहा है जो पुलिस वालों को भी समझ नहीं आ रहा है? तो फिर जतिन को देखते हुए बोला, जतिन क्या हम वहाँ चल सकते हैं जहाँ ये सब कुछ हुआ है? जतिन बोला, परमिशन लेनी पड़ेगी। अगत्य बोला, मुझे चलना है, चलो, मैं पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकता, बोलकर बाहर निकल गया। जतिन भी बाहर जाने लगा। पांडे जी पीछे से बोले, सर। जतिन रुकते हुए बोला, कुछ कहना है? पांडे जी बोले, हाँ, वो आप जल्द से जल्द मैडम को ढूंढ लीजिए, बाबू मलिक चुलबुल पठान अच्छे लोग नहीं हैं। जतिन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, रिलैक्स, हम पुलिस वाले हैं, देश की सेवा करते हैं तो अपनी भी करने आती है, आप चिंता मत कीजिए। अगर बाबू मलिक और पठान अच्छे लोग नहीं हैं और सानवी उनकी कैद में है तो भी उन्हें ही डरना चाहिए, ना कि हमें,
क्योंकि हम पुलिस वक्त आता है तो मुजरिम के पीछे जहन्नुम तक चले जाते हैं, बोलकर बाहर निकल गया और पांडे जी ने आंखें बंद कर लिया। क्या सानवी को अगत्य और पुलिस वाले ढूंढ पाएंगे? क्या सानवी सही सलामत मिल पाएगी या किसी की साजिश का शिकार हो जाएगी? अगत्य और सानवी की जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेगी, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।